तो देखिए हम लोग अब पढ़ेंगे गृह विज्ञान का यूथ का यूथ का हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का सॉल्व पेपर। सभी अध्याय वाइज चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सॉल्व पेपर से कैसे कैसे क्वेश्चन पिछले ईयर से आए हैं एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं। तो देखिए पोषण आहार विज्ञान के जनक यह हमारा पूछा गया है यूपी टीजीटी 2021 में कि पोषण विज्ञान आहार के जनक कौन है। तो ये है लेवाइजर। लेवाइजर को ही पोषण आहार विज्ञान के जनक माना जाता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा है कि पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर 1770 से 1774 माना जाता है। इनका जीवन काल को माना जाता है। पोषण आहार वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण एवं स्वांगीकरण, विषमपोषी जंतुओं में भोज्य पदार्थ अंतर्ग्रह पाचन अवशोषण और स्वांगीकरण के द्वारा ऊर्जा शारीरिक एवं पाचन ग्रहण अवशोषण मौनीकरण जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। तो सामूहिक रूप से पोषण कहलाता है। तो हम लोगों ने पोषण को समझा कि पोषण क्या है, जिसमें हमको पाचन हो, अवशोषण हो, अंतर्ग्रहण, ये सारी क्रियाएं मिलकर ही जैविक क्रियाओं का संचालन जब सामूहिक रूप से करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब देखिए पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया है। कौन कौन से हैं पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु। पहला, पोषक तत्वों का सेवन। दूसरा, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित रहना। मतलब पहले पोषक तत्वों का हम लोग क्या करेंगे, सेवन करेंगे और पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित में रहना। इसके बाद तीसरा, पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृति चिन्हों का दिखाई पड़ना। हमारे पोषक तत्व हमारे शरीर में अगर कमी हो जा रही है तो हमको कौन कौन से विकृति चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नाइजीरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइजीरिया हो जाएगा। ये है नाइजीरिया। मतलब ये कह रहा है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया देश वृद्धि पीड़ित बच्चों की दृष्टि से क्या है, दूसरा स्थान है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आता है कि कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो कौन सा है जो अच्छी भोजनों का संयोजन हो, अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन हमको मिले, किस भोजन से हमको प्राप्त होगा। तो हमको क्या होगा, दालें और भूरा चावल। इसमें आपका ऑप्शन दिया है कच्ची मछली। अब मान लीजिए कच्ची मछली खाएंगे तो ये हमारे नुकसान पड़ जाएगा। मांस का टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल और उपयुक्त सभी। तो इसमें से आंसर क्या हमारा हो जाएगा, इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा सी, दालें और भूरा चावल। तो देखिए इसकी व्याख्या हम लोग समझ लेते हैं कि दालें और भूरा चावल आदि भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। अब देखिए अब नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं कि सार्वजनिक पोषण के कितने चरण होते हैं। तो देखिए ये हमारा दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी के चरणों का वर्णन की महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ इंडा कार्यक्रम विकास कार्यक्रम मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य इस प्रकार से देखिए
कि इसमें कार्यक्रम का विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन शारीरिक और स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। तो ये जो हमारा है सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषक चक्र के 4 चरण के बारे में हम लोगों ने समझा। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं कौन कौन है अपोषणीय भोज्य पदार्थ। तो इसका आपको हो जाएगा फूड एक्टिव एडिटिव, मतलब अपोषणीय भोज्य पदार्थ जो हमारे भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो इनका उद्देश्यपूर्ण भोज्य पदार्थ से क्या रहता है, इनका यही काम है ना कि जो भोज्य पदार्थों में मिला देने से अपोषणीय भोज्य पदार्थ है उनमें कुछ मात्रा मिला दी जाती है। जैसे कि देखिए, फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन की पौष्टिकता गुणवत्ता में कमी की कई कारण है, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है भोज्य पदार्थों में मिलावट। मान लीजिए कि फूड एडिटिव मिलाया जाता है भोज्य पदार्थों में, तो ये क्या होता है, उसके पोषकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। मिलावट हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे भोज्य पदार्थों में पौष्टिकता में कमी आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए, हमारा नेट का क्वेश्चन है। अब देखिए, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है, मतलब वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है, कौन सा है, अस्पष्ट द्रव और भोजन। अस्पष्ट द्रव और भोजन में क्या है, एक पोषणीय दृष्टि से अपर्याप्त है। मृदु जल है जो पर्याप्त है, पूर्ण द्रव भोजन है वो भी पर्याप्त है, और नियमित भोजन में भी पर्याप्त है। जो सी नंबर हमारा क्वेश्चन है, सी नंबर अस्पष्ट द्रव एवं भोजन या एक पोषणीय दृष्टि से पर्याप्त पूर्णतः अपर्याप्त है। ठीक है, तो वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या परिभाषित है, तो देखिए इसका व्याख्या क्या किया गया है, व्याख्या हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन को क्या कहते हैं, पोषण के रूप में परिभाषित है। क्या है, पोषण संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होता है। मतलब भोजन किसके रूप में प्राप्त है, तो पोषण के रूप में। अब देखिए, 9वां नंबर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाना है। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम व्याख्या देख लीजिए कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन का सही क्रम क्या है। सही क्रम है, पहला नंबर है क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रिया का मूल्य सूचकों का निर्धारण, मूल्य सूचकों का हम क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्र करना। किसी भी सूचना के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी एकत्र करेंगे। फिर तीसरा, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। फिर हम जब सूचकों के बारे में जानकारी एकत्र कर लेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर संरचना का विकास करेंगे। उसके बाद से नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करें। जो नमूने हैं, प्रवृत्तियां है, संभावित व्याख्याओं की हम लोग पहचान करेंगे। और पांचवा, उपलब्धियों और परिणामों के बारे में व्याख्या। उपलब्धियों और परिणामों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या लिखेंगे। इस प्रकार से आइए अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, सबको पता है कि जो पोषक तत्व है उनका अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में ही सभी पोषक तत्वों को हम छोटी आंत में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो पोषण।
पोषण क्या होता है, सभी बच्चों के विकास में क्या है, इसका महत्वपूर्ण कारक के रूप में ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारे पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो पोषक बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, पोषण है। इसके बाद से देखिए, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषक को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्क में अधिक होती है, क्योंकि उनके शरीर का विकास कर रहा होता है। तो विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यकता होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि उसके शरीर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा हमारा क्या करता है, पोषक करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं कि 12 में क्या है कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक किस में होता है, तो पोषक तत्वों का धारक अधिक उबालने और दिए गए विकल्पों पोषक उबालने से पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक। तो यहाँ पे दे दिया गया है ना कि उबालने से पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होता है। उबालने से पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से वास्तव में किसी भी खाद्य पदार्थों में कच्चा या उबाल कर खाना खाने से बेहतर होता है उसको पकाकर पोषक तत्व क्षमता अधिक हो जाती है। अब देखिए, सुमेलित करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर लिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सुमेलित यहाँ पे है, ये हमारा नीट का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन को है HPLC कहते हैं, बीटा कैरोटीन, ट्राइट्रीमेट्रिक एस्पार्टिक एसिड, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और वसा में असंतुलितता आणविक संख्या। तो अब हम आ जाते हैं 14 नंबर। तो व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या है, तो व्यायाम का पोषण की भूमिका क्या है, का व्यायाम के बाद वापसी भारी प्रभाव पाया जाता है। मतलब व्यायाम में अगर पोषण हम लेंगे तो हम व्यायाम को जो किए रहेंगे, जो हमारी एनर्जी लॉस हुई रहेगी उसको हम पूरा अपने अंदर उसको वापस ले। देखिए यहाँ पे व्याख्या में समझ लीजिए कि व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम का वापसी भारी प्रभाव पाया जाता है। ऐसे सारी क्रियाएं और गतिविधियों जो मनुष्य के समस्त अंगों के पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं, व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार की गति करनी पड़ती है और इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। सुबह शाम को घूमना, भागना, दौड़ना, योगाभ्यास अथवा कोई खेल खेलना आदि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। किसमें, 40 से 60%। इसके क्या है, 40 और 60% है। ठीक है, अब देखिए पोषण है, पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है, तो पोषण क्या है इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में इसको देखेंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो आपके सभी होम साइंस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।